किसी को याद है 8 तारीख को नोटबंदी की बरसी थी और हमारी इकोनॉमी की भी। ना कोई जश्न, ना कोई कैंपेन, ना जिक्र, ना चर्चा। नोटबंदी को बीजेपी वाले ऐसे इग्नोर मारते हैं, ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे लोग वाइफ के सामने एक्स को। बीजेपी वाले ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनका नोटबंदी से कोई लेना देना ही ना हो। खुद मोदी जी नोटबंदी को ऐसे भूल गए हैं जैसे शादी के बाद बंदी सच्चे प्यार को। अरे हमारे बीच तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके लिए करवा चौथ का व्रत तो मैं बस एज अ फ्रेंड रखती थी। खैर, आज के वीडियो में हम नोटबंदी की नहीं बल्कि उन बंदों की बात करेंगे जिनके घोटालों की खबर को ऐसे दबा दिया गया है, ऐसे दबा दिया गया है जैसे नीले ड्रम में पति को। जी हां, आज हम बात करेंगे शाह के बादशाह और चौकीदार के मालिक अडानी की, उन पर लगे घोटाले के आरोप की। साथ ही बात करेंगे हर एक सरकार में डिप्टी सीएम के परमानेंट दावेदार की। बात करेंगे अजीत पवार की, उनके बेटे पर लगे आरोप की। साथ ही हम बात करेंगे बिहार की। मजा आएगा, दिमाग खुल जाएगा, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। आरोप है अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को 1800 करोड़ रुपए की 40 एकड़ जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में दे दी गई। जी हां, 40 एकड़ 300 करोड़ में। बिहार वालों को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें घोटाला क्या है, क्योंकि उनकी तो 1000 एकड़ सिर्फ 1 रुपए में चली गई थी। वो शेर है ना, गनीमत है शहर वालों के लुटे हो लुटेरों से, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। अब ये शेर कुछ इस तरह हो गया है, गनीमत है महाराष्ट्र वालों, लुटे हो 300 करोड़ में, हमें तो अडानी 1 रुपए में लूट जाता है। याद है आपको 2014 से पहले बीजेपी वाले लोगों को घर घर जाकर बता रहे थे कि कांग्रेस ने सारी जमीन रॉबर्ट वाड्रा के नाम करवा दी, सारी जमीन वाड्रा को दे दी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, जब सारी जमीन वाड्रा के नाम हो चुकी थी तो ये पवार और अडानी को जमीन कहां दी जा रही है? हिंदू राष्ट्र में। जी हां, हम चांद की बात कर रहे हैं जिसे चक्रपाणी महाराज हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। महाराज ने धरती पर बैठकर पूरे उपग्रह को हिंदू राष्ट्र बना डाला और अब धीरेन्द्र शास्त्री जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा, दिल्ली से वृंदावन उत्तर प्रदेश तक। इस यात्रा का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को उठाना है। मुझे 2 चीजें कोई समझाएगा कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश और केंद्र तक में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बोलते हैं, तो फिर शास्त्री जी मांग किसके सामने रख रहे हैं? राहुल गांधी के सामने। और दूसरी बात, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उनसे देश को आजाद करवाने के लिए भगत सिंह, अजीत सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, अशफाक उल्लाह खां, आजाद हिंद फौज के कैप्टन मोहम्मद अकबर खां, शाहनवाज खां, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, मतलब हजारों सिखों और मुसलमानों ने देश के लिए जान दी, ये सोचकर कि आजाद भारत एक सेकुलर देश होगा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे। तो बताओ, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो हम उन शहीदों को क्या जवाब देंगे? सरप्राइज, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद मध्य प्रदेश से हैं, जहां कई साल से, कई टर्म से बीजेपी की सरकार है। उस मध्य प्रदेश की आज हालत यह है कि स्कूल के हिंदू बच्चों को इस तरह रद्दी के कागज पर रखकर खाना खाना पड़ता है।
और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि देश के कई और राज्यों में लगभग ऐसे ही हाल हैं। मैं तो कहता हूं बाबा जी, टाइम निकालकर एक यात्रा ऐसे करोड़ों हिंदू बच्चों के लिए भी निकाल दो, ताकि उनको इज्जत का एक निवाला तो मिल सके। खैर, बाबा जी की यात्रा पर किसी और वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पार्थ पवार की बात कर रहे थे। इस घोटाले में सिर्फ ये नहीं हुआ कि उनको सस्ती जमीन दे दी गई, बल्कि यह भी हुआ कि इस सौदे पर लगने वाली 6 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई, और 6 करोड़ की बजाय उनसे सिर्फ 500 रुपए लिए गए। 500 रुपए। लेकिन बिहार वालों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि ये घोटाला कैसे हुआ, क्योंकि अडानी की बजाय अगर पार्थ पवार इतनी बड़ी रकम बिहार में इन्वेस्ट करते तो 500 रुपए में पूरा बिहार खरीद सकते थे। खैर, फिलहाल बिहार का विकास करने की जिम्मेदारी अडानी ने ठानी है, लेकिन बीजेपी के ही नेता और पूर्व मंत्री आर.के. सिंह ने आरोप लगाया है कि अडानी के इस प्रोजेक्ट के नाम पर बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। लेकिन इतने बड़े आरोप की खबर को न्यूज चैनल्स ने ऐसे गायब कर दिया जैसे सरकार ने जगदीप धनखड़ को। भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन याद रखिए, आज तक देश को पता नहीं चल पाया है कि इन्होंने ऐसे एकदम से इस्तीफा क्यों दिया था। और वैसे लोगों ने भूला तो आडवाणी जी को भी दिया है। 8 नवंबर को उनका भी जन्मदिन था। अब आया समझ में मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर को ही क्यों लिया, ताकि लोग एक साथ दो चीजों को भूल सकें। खैर, बिहार के पीरपैंती में पावर प्लांट के नाम पर 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। यह आरोप लगाने वाले आर.के. सिंह देश के कैबिनेट सचिव रहे हैं, जो किसी भी आईएएस को मिलने वाला सबसे ऊंचा पद होता है, और इसके बाद वो खुद मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार के टाइम हर एक आरोप को भी कोर्ट सर्टिफाइड घोटाले की तरह दिखाने वाली मीडिया आर.के. सिंह के आरोप पर खामोश है। गलती से एबीपी न्यूज ने यह खबर चला दी थी, लेकिन फिर फटाफट डिलीट करनी पड़ी। एक जमाने में बीजेपी सपोर्टर्स को लगता था कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो घोटाले बंद हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि घोटाले सिर्फ छिपाए जाएंगे, और जो जो लोग घोटाले करते पकड़े जाएंगे वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब इसको अंधभक्ति नहीं तो क्या कहें कि खुद को देशभक्त और राष्ट्रवादी बताने वाले लोग ये सब देखकर भी चुप हो जाएंगे, खुद आगे आकर घोटाले के आरोपियों को बचाएंगे, क्योंकि अब घोटालों से क्या ही फर्क पड़ता है। खुशी तो इस बात की है कि बाबा जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक घोटाला इलेक्शन कमीशन का भी है, ऐसा घोटाला जो आपकी हमारी आजादी, हमारे लोकतंत्र को खत्म कर सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि करोड़ों लोगों को उसका भी बचाव करना है। उनको इस बात में कुछ भी गलत नजर नहीं आता कि एक महिला की फोटो लगाकर 223 लोगों की वोट बना दी गई। एक एक आदमी को कई कई जगह वोटर बना दिया गया। वोटिंग लिस्ट की जो गलतियां एमएस एक्सेल भी पकड़ सकता है, उन गलतियों को ज्ञानेश कुमार एआई के साथ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। खुलेआम ट्रेनें भर भर कर लोग बिहार भेजे जा रहे हैं। बीजेपी वाले इनके लिए फ्री ट्रेन और खाने का बंदोबस्त करवा रहे हैं। कोरोना काल में जिन लोगों को अपने बच्चों की लाशें ढोने के लिए सड़कों पर पैदल छोड़ दिया गया था, वो अब स्पेशल ट्रेन से बिहार लाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग चुप है, जबकि चुनाव आचार संहिता में साफ लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनका कार्यकर्ता किसी वोटर को उसके अपने घर से अपनी गाड़ी में या व्हीकल पर बैठाकर पोलिंग बूथ तक भी नहीं ला सकता। वोटर वहां तक खुद पहुंचेगा। अगर कोई उम्मीदवार, दल या उसके एजेंट ऐसा करते हैं तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। सेक्शन 133 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट
1951 के तहत भी ये प्रतिबंधित है। सिर्फ विकलांग, वरिष्ठ नागरिक या बीमार मतदाता को ही चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत वाहन की या और कोई सरकारी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन यहां तो सीधे एक पार्टी द्वारा ट्रेन की, बसों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब ये सिस्टम, ये सरकार, ये इंसाफ का ढोंग सब नाटक है और हम सब दर्शक हैं, तमाशा देखते हैं, ताली बजाते हैं और घर लौटकर सो जाते हैं। हमारे लिए सब नाटक है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।